आंध्र प्रदेश से आज टकराएगा साइक्लोन मचौंग। 8 जिलों में रेड अलर्ट। चेन्नई में कल मचाई थी तबाही, 5 की मौत, 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट्स कैंसल। सिक्किम में बाढ़ के 60 दिन बाद भी 77 लापता, इनमें से 7 जवान। सेना की बंदूकें, तोपें बह गई। राज्य को 30,000 करोड़ का नुकसान। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लोकसभा में पेश हुई महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। पहले दिन हंगामे के चलते चर्चा नहीं हुई। 3 राज्यों में जीत के बाद मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी। इस दिन से शुरू होगी भारत संकल्प यात्रा। उत्तर प्रदेश में युवाओं की बल्ले बल्ले। सीएम योगी आज बांटेंगे 326 डॉक्टर और 2142 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र। राम मंदिर परिसर में बन रही 800 मीटर लंबी रिंग रोड। लगातार चल रहा काम, ऊपरी हिस्से में निर्माण जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में विधेयक करेंगे पेश। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम पर विधेयक पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा के दूसरे दिन विधेयक पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर विधेयक पेश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर विधेयक पेश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां दिल्ली से खबर है, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में विधेयक पेश करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां विधेयक पेश करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के दूसरे दिन विधेयक पेश करेंगे। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जम्मू कश्मीर और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के दूसरे दिन पेश करेंगे विधेयक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर विधेयक पेश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उड़ीसा से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट की बात सामने आई है। चक्रवाती तूफान मचौंग को निकल कर अवकाश रहेगा। चक्रवाती तूफान मचौंग के चलते संभावित भारी वर्षा है, और भारी वर्षा के मद्देनजर कल सभी प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे। भारी वर्षा के मद्देनजर कल उच्च प्राथमिक हाई स्कूल बंद रहेंगे। संभावित भारी वर्षा के मद्देनजर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चक्रवाती तूफान मचौंग के चलते भारी बरसात की संभावना जताई गई है, और भारी बारिश के मद्देनजर कल सभी प्राथमिक विद्यालयों को, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ओडिशा से बंगाल की खाड़ी से टकराएगा तूफान। चक्रवाती तूफान मचौंग को लेकर कल रहेगा अवकाश। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, चक्रवाती तूफान मचौंग के चलते कल
भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश के चलते सभी प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और भारी बारिश के चलते कल उच्च प्राथमिक हाई स्कूल भी बंद रखने की बात सामने आई है। चक्रवाती तूफान मचौंग को लेकर अवकाश रहेगा, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और भारी बारिश के चलते कल उच्च प्राथमिक हाई स्कूल बंद रहेंगे। तो भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद रखा जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। उड़ीसा से खबर, चक्रवाती तूफान मचौंग को लेकर कल अवकाश रहेगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी। लखनऊ, आगरा, कानपुर, बरेली में रात से हो रही बारिश। कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 7 से 10 दिसंबर के बीच तापमान में होगा परिवर्तन। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, कहीं धूप तो कहीं कोहरा छाया रहेगा। यह आम खबर आपको हम बता दें, कहीं धूप तो कहीं कोहरा छाया रहने की बात सामने आई है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जाने के बाद 12 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो 12 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां बहमई कांड की एंटी डकैती कोर्ट में सुनवाई आज होगी। 29 नवंबर 2023 को टली थी सुनवाई। बचाव पक्ष की व्यस्तता के चलते सुनवाई टली थी। दस्यु फूलन देवी ने 20 लोगों को उतारा था मौत के घाट। 14 फरवरी 1981 को 20 लोगों को मौत के घाट उतारा था। फूलन देवी समेत 35 लोगों पर दर्ज केस। डकैत मान सिंह अभी तक फरार है। 35 आरोपियों में 2 आरोपी श्याम बाबू और विश्वनाथ जिंदा हैं। 42 सालों से अधिक समय से मामले पर फैसला नहीं हो सका। गांव के 15 लोगों की गवाही भी हो चुकी है और कई गवाहों की मौत के बाद भी सुनवाई जारी है। जिला एवं सत्र न्यायालय माती में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डकैत मान सिंह अभी तक फरार, और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कई गवाहों की मौत के बाद भी सुनवाई जारी होने की बात सामने आई। लखनऊ से खबर, स्थायी मान्यता वाले मदरसों की भी होगी जांच। 4394 स्थायी मान्यता वाले मदरसों की जांच की जाएगी। प्रदेश के 4394 मदरसों के मानकों की जांच होगी। सुविधाएं, शिक्षक और कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता देखी जाएगी। इसकी शुरुआत सरकार से अनुदान प्राप्त 560 मदरसों से होगी। पहले यूपी के अनुदानित मदरसों की जांच की जाएगी। मदरसों की जांच 15 जनवरी से 30 मार्च तक की जाएगी। जांच के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कमेटी बनाई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई। आम खबर आपको हम बता दें, पहले यूपी के अनुदानित मदरसों की जाँच किए जाने की बात सामने आई है।
लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने रणनीति बदली है। कांग्रेस प्रदेश में नए सिरे से जन आंदोलन शुरू करेगी। फ्रंटल संगठन अलग अलग मोर्चों पर करेंगे काम। मुख्य कमेटी पदयात्रा समेत कई कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आपको बता दें कि आज से जन आंदोलन से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत किए जाने की बात सामने आई है। एक अहम बैठक, धरना प्रदर्शन शुरू करने की भी योजना बनाए जाने की बात सामने आई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मुख्य कमेटी पदयात्रा समेत कई कार्यक्रम शुरू किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने आज अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ से खबर, इन राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने बदली अपनी रणनीति। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, फ्रंटल संगठन अलग अलग मोर्चे पर काम करेंगे। और मुख्य कमेटी पदयात्रा की बात, आज से जन आंदोलन से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने आज एक अहम बैठक बुलाई। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। और कांग्रेस प्रदेश में नए सिरे से जन आंदोलन की शुरुआत करेगी। आगरा से खबर है, पशुपालक के सर में डंडा मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। चोरी करने आए बदमाशों ने की हत्या। भैंसों के बाड़े में से एक भैंस की भी चोरी होने की बात। और डीसीपी सिटी व एसपी सिटी मौके पर सीसीटीवी कैमरे चेक करने में पुलिस जुटी हुई है। क्षेत्र में हुई वारदात से सनसनी फैली है। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जाती है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और डीसीपी सिटी और एसीपी छत्ता पहुंचे हैं मौके पर। अहम खबर आपको हम बता दें, क्षेत्र में हुई वारदात से फैली सनसनी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की ये पूरी घटना, आगरा से खबर। और डीसीपी सिटी और एसीपी छत्ता मौके पर पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और क्षेत्र में हुई वारदात से सनसनी फैली हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां क्षेत्र में हुई वारदात से फैली सनसनी। अंबेडकर नगर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस की रेप के आरोपी से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, 4 साल की बच्ची से रेप किया था। पुलिस आरोपी की कर रही थी तलाश। अकबरपुर कोतवाली के मीरपुर भट्टे के पास मुठभेड़ हुई। आरोपी के पास तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। 4 साल की बच्ची से रेप किया था। ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां 4 साल की बच्ची से रेप किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 4 साल की बच्ची से रेप किया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ के बाद आरोपी की हुई गिरफ्तारी। तो मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आम जानकारी आपको हम बता दें,
रायबरेली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मारी है, अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत की खबर सामने आई। दो की हालत को गंभीर बताया गया है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भनोकर के डलमऊ रोड मनेहरू चौराहे पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हादसा होने की बात सामने आई। दो की हालत को गंभीर देखते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। यह आम खबर आपको हम बता दें, भदोकर के डलमऊ रोड मनेहरू चौराहे के पास में यह हादसा हुआ है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह आम जानकारी, दो की हालत को गंभीर देखते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार दो युवकों से जुड़ी बात, जहां पर दो की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ललितपुर से खबर आपको बताएंगे। पोस्टमार्टम हाउस में महिला के शव को चूहों ने कुतरा है। पोस्टमार्टम हाउस कर्मियों, पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर हुई है। ललितपुर का सीएमओ ने जांच के दिया आदेश। आम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नवविवाहिता अनुभा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ससुराली जनों पर दहेज के लिए प्रताड़ना के आरोप लगे थे। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र पोस्टमार्टम हाउस का पूरा मामला है। ललितपुर का सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएमओ की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ललितपुर के सीएमओ ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, ललितपुर के सीएमओ ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। नवविवाहिता अनुभा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के पोस्टमार्टम हाउस का ये पूरा मामला है। बागपत से खबर है, जहां दूसरी शादी का विरोध करने पर पत्नी के साथ मारपीट। महिला के पति ने एक महिला के साथ अवैध संबंध है और पति दूसरी शादी कर उस महिला को अपने घर ले आया। शादी कर महिला को रखने का विरोध करने पर मारपीट हुई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आरोपी पति ने लाठी डंडे से महिला के साथ मारपीट की। महिला ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। आम जानकारी आपको हम बताते हैं। और शादी कर महिला को रखने का विरोध करने पर मारपीट की बात सामने आई। आरोपी पति से लाठी डंडे से महिला के साथ मारपीट की गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महिला ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो महिला ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शादी कर महिला को रखने का विरोध करने पर मारपीट की बात सामने आई। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांदा से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज आगमन। पैलानी तहसील के निवाइच गांव में उतरेगा हेलीकॉप्टर। 1:40 पर पैलानी तहसील सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक करने की बात सामने आई है। और 3:25 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें।
लखनऊ के लिए रवानगी की बात। और 1:40 पर पिलानी तहसील सभागार में करेंगे समीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, और आगे बढ़ते खबरों की ओर। बरेली से खबर, जहां जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 29 जुलाई 2020 को हुई थी घटना। अभियुक्त वीरपाल शराब पीने को मांग रहा था रुपए न देने पर चाकू से गर्दन पर किए कई वार। 29 जुलाई 2020 को घटना हुई थी। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पैसे न देने पर कई वार कर दिए। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रुपए न देने पर चाकू से गर्दन पर कई वार किए थे। बरेली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान दोषी पाया गया वीरपाल। 20,000 का जुर्माना भी लगा है। 2020 की यह घटना। अभियुक्त वीरपाल शराब पीने को पैसे मांग रहा था। पैसा न देने पर कई वार किए थे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुभाष नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चांदमारी का ये मामला, जहां पर बरेली से खबर, जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा की बात सामने आई। आगरा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार थे 45 लोग। चीख पुकार मच गई। हादसे में बस में बैठी 7 सवारियां घायल हो गई। घायलों को सीएचसी फतेहाबाद में भर्ती कराया गया है। चालक को झपकी आने के चलते हुआ हादसा। तो चालक को झपकी आने के चलते हादसा हो गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हादसे में बस में बैठी 7 सवारियों के घायल होने की बात। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी डबल डेकर बस। घायलों को सीएचसी फतेहाबाद में भर्ती कराया गया है। डॉकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डॉकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला। आगरा से खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। हादसे में बस में बैठी 7 सवारियों के घायल होने की बात। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां चालक को झपकी आने के चलते हुआ हादसा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डॉकी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश को जल्द ही मिलेगा नया प्रभारी और बीजेपी महीने के आखिर तक नियुक्ति कर सकती है। यूपी के नए प्रभारी की कर सकती है नियुक्ति। राधा मोहन सिंह की नवंबर में की गई थी नियुक्ति। राधा मोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। प्रभारी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चर्चा। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल की भी चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नाम की चल रही चर्चा। यूपी में जल्द ही चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी तैनात किए जाएंगे और 2 सह चुनाव प्रभारी भी किए जाएंगे तैनात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राधा मोहन सिंह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। प्रभारी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चर्चा की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। और गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल की भी चर्चा की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नाम की चल रही चर्चा। यूपी में जल्द चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी तैनात किए जाएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की अहम खबर। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब आगे की खबरें आप मेरे यानी अवंतिका अवस्थी के साथ देखेंगे। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं शामिल होंगे अखिलेश यादव। 6 दिसंबर को विपक्षी समावेशी गठबंधन की दिल्ली में होनी है बैठक। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की होगी चौथी बैठक। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की होगी चौथी बैठक, जिसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। बता दें कि इसके पहले 3 बैठकों में शामिल हुए थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। खड़गे ने किया इंडिया गठबंधन के 28 घटक दलों की बैठक में आमंत्रित। सपा की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ले सकते हैं बैठक में हिस्सा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव की तरफ से राम गोपाल यादव इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। बता दें कि 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक कही जाएगी। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ये चौथी बैठक होनी है, जिसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। इसके पहले की 3 बैठकों में अखिलेश यादव शामिल हुए थे। आपको बता दें कि सपा की तरफ से राम गोपाल यादव ले सकते हैं बैठक में हिस्सा। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो अहम खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव की जगह राम गोपाल यादव इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा में तकरार हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, जिसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे।
तो क्या इस देखिए, पर इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कोई एक्शन लिया जा सकता है कि उन्हें किस तरह से अखिलेश यादव को मनाया जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के एक तरफ का बयान दोनों पार्टी आपस में बयानबाजी कर रही थी और जिस तरीके से सीट्स को लेकर विवाद सामने आया था उस समय अखिलेश यादव ने भी इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप को तमाम जो बड़े नेता को बता रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के समय टकराव देखने को मिला तमाम पार्टियों पर और विपक्ष कांग्रेस पर और साथ और समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक 6 दिसंबर को बड़ी बैठक मानी जा रही है, बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, जिसमें तमाम जो 28 जो घटक दल हैं वो शामिल होंगे। लेकिन उसमें जो जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव है वो शायद ना पहुंचे, ये सूत्र बता रहे हैं। अखिलेश यादव की जगह समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव को बैठक में भेजा जा सकता है, वो हिस्सा ले सकते हैं। अब तो चुनाव हुए हैं, चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन तमाम तरीकों से मंथन करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे। उसके बाद एक ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। अखिलेश यादव का ना जाना कहीं ना कहीं अभी भी ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो विवाद है आपस में सुलझा नहीं है, तमाम जो कांग्रेस है चाहे समाजवादी पार्टी है उनके बीच में। अब ना बैठक में ना पहुंचना, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या आगे इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे अखिलेश यादव की नहीं रहेंगे, तमाम चीजों पर सवाल के निशान खड़े होते हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त हासिल करी है, जीती थी चुनाव जो जीती है, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन कमजोर जरूर होगा ये चुनावों के रिजल्ट के बाद। अब किस तरीके की मेहनत करता है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है, अब तमाम चीजें वो सामने आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र एक बड़ी खबर जो हम लोग को बता रहे हैं, अखिलेश यादव बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है, अखिलेश यादव बैठक में नहीं पहुंचेंगे, उनकी जगह रामगोपाल यादव पहुंचेंगे। तब तमाम जो वर्जन निकल के आएंगे बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं बयानबाजी भी होगी और अखिलेश यादव क्या उस समय अपनी बात को रखेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव बैठक में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के आसार दिख रहे हैं और जिस तरीके का चुनाव के दौरान सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में टकरार हुई थी, तो जाहिर तौर पर यह सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि सपा जो है, समाजवादी पार्टी जो है, क्या वो आगे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती है या नहीं। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक होनी थी, जिसमें अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव की जगह प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और दोनों पार्टियों में तकरार भी देखी गई थी। तो अब अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हैं या नहीं, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। और साथ ही इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव की इस नाराजगी पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करते हैं लखनऊ के लोक भवन का, जहां पर 48 आयुष शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। 2017 के पहले के प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, पहचान का संकट था। विकास की बात तो दूर थी, पहचान का संकट था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस समय पढ़ते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर डिग्री लेने के लिए जब गए होंगे तो अपना नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम छुपाने के लिए मजबूर रहे होंगे। ज्यादातर लोग अपना नाम दिल्ली या कहीं और राज्य का दिखाते थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 6-6.5 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। आज कोई उत्तर प्रदेश का नाम छुपाता नहीं है, जो नहीं भी होगा वही बोलता मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कार्यक्रम भी किए। अब याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बन पाए थे।
और अगर हम उससे पहले से देखें कि कुल मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने बन पाए थे, इनकी संख्या मात्र 17 थी। इस दौरान 18 मेडिकल कॉलेज तो क्रियाशील हो गए और 14 नयों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम इस सत्र में और अगले सत्र में जिन पर हम फिर से प्रवेश की प्रक्रिया को वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और इस दृष्टि से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है, और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड होंगे। उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, इनमें तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल ही रही है, मेडिकल कॉलेजेस में भी मिल रहे हैं, और किसी को अन्य मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट संस्थान में जाके करना है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध हुआ है। डायलिसिस की सुविधा 72 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हर जिले में आईसीयू स्थापित हो चुके हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डेवलपमेंट की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है, और वह स्पीड हम सबके सामने एक और चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में है। तो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश ने भी 2017 के बाद अपना आयुष विभाग, फुल फ्लेज आयुष विभाग को यहां पे स्थापित करके उसने कार्य करना प्रारंभ किया। आज आयुष विभाग के पास अपना स्वयं का आयुष यूनिवर्सिटी भी है। आयुष यूनिवर्सिटी के साथ साथ नए कॉलेजेस को भी मान्यता देने के क्रम में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हो रही है। तमाम अन्य कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं यूपी में है, और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज यहां पर आयुष विभाग के द्वारा भी कुछ आयुष के जो शिक्षक थे उनकी तैनाती के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न किया जा रहा है। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण ये है, इसमें प्रिंसिपल का भी तैनाती हो रही है,
और साथ साथ सहायक आचार्य के रूप में आपकी भी लेक्चरर की भी तैनाती हो रही है। ये सभी लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह कि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके का होने का परिणाम है कि आज आप राजकीय सेवा के साथ जुड़ रहे हैं। याद रखना, आपकी गरिमा और आपका सम्मान तभी बना रह पाएगा जब आप समय के 2 कदम आगे चलने की सामर्थ्य रखेंगे। प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। मेरा मानना है कि संस्था का हेड जैसा होगा पूरी व्यवस्था वैसे ही होगी। जहां अच्छे प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, समय देते हैं, एक एक गतिविधि पे नजर रखते हैं, वहां पे हमारे मेडिकल कॉलेज भी अच्छे चल रहे हैं, मरीज भी संतुष्ट होता है, कर्मचारी भी टीम भावना से वहां काम कर रहे हैं। और वहां पर जो व्यक्ति अपना ये प्रयास करता है वो स्वयं भी यशस्वी हो जाता है। लेकिन जहां पे लापरवाही होती है, टीम वर्क नहीं होता, व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है, समय पे नहीं है, स्वयं आता है, किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है, केवल एक औपचारिकता बना देता है, तो वह स्वयं तो गाली खाता ही है, हमें भी गाली खिलवा देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्वयं गाली मत खाइए और हम लोगों को भी गाली मत खिलवाइए, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम एक लेक्चरर के रूप में जा रहे हैं। आपको क्लास तो लेनी है लेकिन ओपीडी में भी बैठना है। और मैं तो कहता हूं प्रिंसिपल को भी अपने विषय से संबंधित ओपीडी को करना चाहिए। 10 ही पेशेंट देखें लेकिन एक अंदाजा लगता है क्या है हमारा ट्रेंड, पब्लिक की आवश्यकता क्या है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग इस बात को मानते थे कि अगर प्रिंसिपल क्लास स्वयं ले रहा है तो मान के चलते थे कि विद्यालय में अनुशासन भी होगा और विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन जब प्रिंसिपल ही लेट में आता था तो मान लेते थे कि विद्यालय तो यानी वो व्यक्ति तो स्वयं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर इन सभी बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और गाली खाता था जीवन की। तो ये स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हर चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए या आयुष से जुड़े हुए किसी भी लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, इनको नियमित ओपीडी में बैठना चाहिए, अपने पेशेंट का नियमित राउंड भी लेना चाहिए। और नियमित राउंड लेने के साथ साथ अच्छा होगा महीने के या साल भर के अपने जितने भी पेशेंट हैं उनकी पीएचडी को तैयार रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए, उस पर अपनी एक केस स्टडी भी बनानी चाहिए। क्या ट्रेंड है, आपके यहां क्या स्थिति है। आप करेंगे ही नहीं, शोध ही नहीं करेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, अपना रिसर्च पेपर ही सबमिट नहीं करेंगे, कैसे नया परिवर्तन आएगा, कैसा नया परिवर्तन आएगा। हमें बहुत सारी चीजों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका उपचार भी ढूंढना पड़ेगा और ये संभव है, यह आवश्यक नहीं कि जो बीमारी यहां पर है उस बीमारी का उपचार जापान में या फिर यूरोप में या फिर यूएस में या में ढूंढा जाएगा तब वो आएगी। तब तक कई युग बीत चुके होंगे और पहले यही होता था। आप याद करिए कोरोना कालखंड आपके सामने, अगर कोरोना में जो डर रहा था उससे पहले 2014 के पहले वही रहता और प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये मानते कि चलो वैक्सीन कहीं दुनिया में लोग बनाएंगे तो वही वैक्सीन हम लोग ला देंगे, ऑर्डर दे देंगे, आ जाएगा, तब तो बच गया भारत का 142 करोड़ की आबादी का भारत। कोरोना पूरे देश को अपने आगोश में ले लेता। अगर कोरोना के आने के साथ ही लीडरशिप स्वयं नेतृत्व देने के लिए उस चुनौती से जूझने के लिए सामने नहीं आती, 142 करोड़ के भारत को बचा पाना कठिन होता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की
जनता को ही बचाया, पब्लिक उनकी एक एक बात को मानती थी, सिर आंखों पे बिठाती थी। और साथ साथ उन्होंने रिसर्च के कार्य को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा करके कोरोना की दस्तक के साथ मात्र 9 महीने में दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन भारत के नागरिकों की जान बचाने के लिए दे दी। और केवल भारत को ही नहीं बचाया, केवल भारत को ही नहीं बचाया, दुनिया के 100 देशों को अपने यहां की वैक्सीन भी दी। यह होती है लीडरशिप, पहल करना, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास प्रारंभ कर देना, रिसर्च पेपर लिखना, डाटा हो, उस डाटा के आधार पर एनालिसिस करना और फिर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की तैयारी करना। आप बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और ये दोनों में हो सकता है, आयुष में भी हो सकता है, एलोपैथ में भी हो सकता है। इन दोनों को इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और कोरोना कालखंड में बहुत सारे लोग इस दिशा में कार्य करते थे। अगर हम शोध की संभावनाओं को ही बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हम दूसरों पे ही आश्रित रहेंगे। और यही होता था पहले। आखिर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती तो थी 2017 के पहले। और जब 17 में हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को हम लोगों ने नोडल विभाग बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। लोगों ने हमारे एक प्रयास की खिल्ली उड़ाई। पहले हम लोगों ने जब प्रभावित क्षेत्रों में साबुन वितरित किए, स्वच्छता के प्रति अभियान चलाने के लिए लोगों को आह्वान किया, परिणाम क्या था? 3 दिन तक ट्रायल चला था, मीडिया ट्रायल। ये देखो बयानबाजी शुरू होती, गरीबों का अपमान हो रहा है। हमने जब स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया तो उसको भी ट्रायल किया गया था। और यही केवल यहीं तक सीमित नहीं था। जुलाई 17 में अभियान चलाया गया कि ऑक्सीजन से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हो रही हैं। हम लोग गए, संजोग ये था कि उस संस्थान में 3 दिन पहले मैंने स्वयं विजिट किया था। मैं भौचक था। जब मैं गया वही पेशेंट वहां लेटे हुए, तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ऑक्सीजन के अभाव में कौन लोग मरे हैं? पेशेंट थे सब वही हैं क्योंकि जिनको मैं 3 दिन पहले देख के गया था। कहा साहब पता नहीं कैसे कोई चला रहा है। ये चीजें भी होती हैं। और आज वही इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में जहां 1200 से 1500 मौतें होती थी, ये मौतें लापरवाही थी, ये मौतें टीम वर्क नहीं था, ये मौतें गरीबों के प्रति उन लोगों का संवेदनहीनता का प्रदर्शन करता है जो जाति जाति के नाम पे समाज को भिड़ाने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। उन लोगों के चेहरों को बेनकाब करती हैं कि इसी प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। आखिर वे 50,000 बच्चे किसी परिवार के रहे होंगे। प्रदेश में उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वे सभी बच्चे कालकलवित होते रहे और लोगों को अपना वोट बैंक बनाने से फुर्सत नहीं थी। सरकार ने एक पहल की, मात्र 4 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर दी। और आज मैं कह सकता हूं, अक्सर मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं, इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नियंत्रण में है। मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 96 से 98% नियंत्रित किया है। 96 से 98% नियंत्रण मौत के आंकड़ों में हुआ है। मलेरिया प्रदेश के जिन जनपदों में होता था, 17 के पहले और 17 के बाद के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। चिकनगुनिया, कालाजार नियंत्रण में है। डेंगू की जो सनसनी फैलती थी, आज नियंत्रण में है। ये सरकार के स्तर पर प्रयास, लेकिन सरकार तो आपको सुविधा दे सकती है, सरकार आपको हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। फील्ड में काम तो आप लोगों को करना है।
प्रयास आप लोगों को करना है और इसमें लेक्चरर का भी काम है, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बैकबोन है पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और व्यवहार आप लोगों का, आपका व्यवहार जैसे होगा, याद रखना, पेशेंट जिंदगी भर याद रखता है। पीड़ा के समय अगर हमारी संवेदना उनके साथ नहीं है, आप उम्मीद मत करिए फिर कि हम उसकी दुआ प्राप्त कर पाएंगे। भाई कार्य करते करते व्यक्ति, हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कैरियर को जोड़ने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन कैरियर के साथ साथ लोगों की दुआ भी लेते जाइए। लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और लोग आपके बारे में चर्चा भी करें, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। पेशेंट आया, पीठ थपथपा दिया उसका, बता दिया उसको भाई स्वस्थ हो जाओगे, चिंता मत करो, इतना भर कहना याद रखना उस व्यक्ति को एक नया जीवन दे देगा। केवल एक बार आपके स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आप एक बार बोल देंगे, अगर आप देखते ही झल्ला करके पहले ही बोल देंगे कि अरे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, तो गया काम से। तब तो जो ठीक होने वाला है वह भी बेचारे को तो आधे तो आप लोगों का व्यवहार ही उसको वो कर देगा। ऐसा कभी ना हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना, कभी ना हो। अच्छा बोलना है, सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक रिजल्ट भी अपने आप दे देगा, चमत्कारिक परिणाम आएंगे। आपका व्यवहार उसको, उसके परिवारजन के साथ, वो पीड़ा है, पीड़ा में है, झल्लाएगा, परिवार के लोग झल्ला सकते हैं, हमें उससे अपने आप को अलग करके रखना है, बहुत अच्छा व्यवहार करना है, सद्व्यवहार हमारा होना चाहिए, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न हो, इस बात का जरूर ध्यान में रखें। आपका भी और आपके संस्थान के नाम को वे बढ़ाएंगे। और आज इसीलिए सरकार का पहल है कि मैन पावर की पूरी आपूर्ति हो, चाहे वह आयुष विभाग के हों, चाहे वह स्वास्थ्य और परिवार, सभी सुविधाओं का लाभ हमारे प्रदेशवासियों को या प्रदेश में आने वाले सभी अन्य जो नागरिकगण हैं, कोई भी आएगा, स्वास्थ्य की सुविधा तो सबके लिए है। अरे स्वास्थ्य की सुविधा यहां तक की है कि लक्ष्मण जी को जब शक्तिबाण लगा था तो रावण के चिकित्सक ने उपचार किया था। तो चिकित्सक तो सबका उपचार कर सकता है, चिकित्सक के लिए सब बंधनें नहीं होती हैं। इसलिए हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो आएगा हमारे पास हम उससे ये नहीं पूछेंगे कहां के रहने वाले। एक ड्यूटी, एक डॉक्टर का धर्म हम निर्वहन करेंगे, एक पैरामेडिक्स के, एक स्टाफ नर्स का धर्म निर्वहन करते हुए उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में जितने भी अभ्यर्थीगण नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको मैं एक बार उनको और उनके परिजनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोक सेवा आयोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप लोग शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर परिणाम देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो यहाँ आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने स्टाफ नर्सों और आयुष चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाफ नर्सों और डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।